नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इजरायल में सीजफायर कभी भी टूट सकता है। इस बात की आशंका तो लगातार जताई ही जा रही है और अब ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर बड़ा आरोप लगा दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायल पर उन्हें मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए और साथ ही इस जंग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि हम अमेरिका पर भरोसा कैसे करें, जिसके बाद ईरान और अमेरिका में भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो इजरायल ने की ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर लगाया टैरिफ। म्यांमार, लाओस पर सबसे ज्यादा 40% टैक्स। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज। क्या राष्ट्रपति जरदारी के साथ पीएम शहबाज का भी पत्ता काटने में लगे हैं आसिम मुनीर? पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान से चर्चाओं को मिला बल। बदल चुकी है दुनिया, विश्व को शहंशाह की जरूरत नहीं। ब्रिक्स टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। चीन ने भी ट्रंप की धमकी को बताया गलत। और चलते चलते में देखेंगे वो अजब गजब चुनाव जब एक गेंडे ने लड़ा इलेक्शन और हासिल कर लिए लाखों वोट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रियो डी जेनेरियो के बाद ब्राजीलिया में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से की मुलाकात। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रो फलस्तीन प्रदर्शन पर कार्रवाई के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा। कई विश्वविद्यालय संगठनों ने अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने का लगाया आरोप। भारत ने यूएन में अफगानिस्तान से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से बनाई दूरी। कहा, बिना नए और ठोस कदमों के अफगान जनता के लिए सकारात्मक बदलाव मुमकिन नहीं। नेपाल की भोटेकोशी नदी में बाढ़। नेपाल चीन को जोड़ने वाला पुल और करीब 200 गाड़ियां बही। कई लोगों के लापता होने की आशंका। तो इजरायल से युद्ध खत्म होने के लगभग 12 दिन बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अपने गुप्त सुरक्षित स्थान से बाहर निकल कर आ गए, जिसे लेकर पहले से ही दुनिया में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या अब ईरान कोई बड़ा धमाका करने वाला है? क्या अब खामेनेई इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने वाले हैं? इन सभी सवालों के बीच अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेश्कियान ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल ने मेरी जान लेने की कोशिश की। हाँ, वो इसी योजना के तहत काम कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। इजरायल ने उस जगह पर बमबारी की कोशिश की थी जहां हम मीटिंग कर रहे थे। इजरायली बलों को जासूसों ने यह इंटेलिजेंस दे दी थी कि मीटिंग कहां हो रही थी। हालांकि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और इजरायल सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। पेजेश्कियान ने एक अमेरिकी जर्नलिस्ट को दिए इंटरव्यू में यह बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस क्षेत्र को युद्ध की ओर नहीं बल्कि शांति की ओर ले जाने की नसीहत दी। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और संयुक्त राष्ट्र मौन रहा। संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर पेजेश्कियान भड़क गए। उन्होंने कहा कि NPT के तहत हमारी परमाणु साइट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी IAEA की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो रिपोर्ट IAEA ने दी, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसके बाद ही इजरायल ने हम पर हमला किया। निरीक्षण संबंधी जानकारी का इजरायल की तरफ से दुरुपयोग किए जाने से संयुक्त राष्ट्र की संस्था को लेकर जरूर कुछ अविश्वास पैदा हुआ, लेकिन फिर भी ईरान संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ सहयोग की समीक्षा के लिए तैयार है। दरअसल ईरान ने पहले से IAEA से संबंध तोड़ दिए हैं, लेकिन अब ईरानी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही है। और जब उनसे अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें वार्ता में फिर से दाखिल होने में कोई समस्या नजर नहीं आती है, लेकिन हम फिर से अमेरिका पर भरोसा कैसे करेंगे? हम वार्ता में अगर फिर से दाखिल होते हैं तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वार्ता के बीच में इजरायली शासन को हम पर हमला करने की मंजूरी अमेरिका की तरफ से फिर से नहीं दी जाएगी। बता दें कि इजरायल ने ईरान पर हमला ऐसे वक्त में बोला था जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी।
ऐसे में अमेरिका से ईरान की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता की उम्मीद जता रहे हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत में कहा कि जल्दी ही वो ईरान से बातचीत करेंगे, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। लेकिन जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर अमेरिका हमलावर रहा है, उसके बाद ये मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान का कहना है कि इस जंग में तबाह हुए न्यूक्लियर ठिकानों का अभी तक वो निरीक्षण नहीं कर सके हैं कि आखिर उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तबाह हुए इन परमाणु ठिकानों तक अभी हमारी पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना होगा। वैसे एक बात तो तय मानी जा रही है कि ईरान को जितने नुकसान का दावा अमेरिका और इजरायल कर रहे हैं, हकीकत में वो बहुत ही कम है, जैसा कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में भी सामने आया है। लेकिन इजरायल में जरूर ईरान के हमलों ने तबाही मचाई है। इजरायली मीडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि ईरान और ज़ायोनी शासन के बीच 12 दिनों के युद्ध में हाइफा, रामात गान और अतिग्रहित फलस्तीन के उत्तरी इलाकों में 150 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और उन्हें ध्वस्त करने की जरूरत है। इस युद्ध ने इजरायल के बुनियादी ढांचे और आवास बाजार को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ज़ायोनी शासन की बीमा कंपनियों और सहायता संगठनों को 41,000 से ज्यादा क्षतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किए गए हैं, जो संपत्ति और अचल संपत्ति को हुए भारी नुकसान को दर्शाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ की। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक बार फिर वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, उसके बाद जिस तरह से आर्थिक जगत में तूफान सा आ गया, चीन जैसे देशों ने अमेरिका के साथ जैसे को तैसा की नीति अपना ली और ट्रेड वॉर छिड़ गई। अमेरिका मंदी के करीब जाने लगा। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और घोषणा की और टैरिफ से अंतरिम राहत दे दी। इन्होंने सभी देशों को 9 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी कि अगर इस दौरान इन देशों ने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया तो ट्रंप भारी टैरिफ लगाएंगे। और क्योंकि डेडलाइन नजदीक थी, फिर भी कई देशों के साथ अमेरिका का समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था कि इस बीच ट्रंप ने 14 देशों को चिट्ठी भेजने की घोषणा कर दी। लेकिन अब एक बार फिर ट्रंप टैरिफ को लेकर अपने पैर पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने टैरिफ पर समझौते के लिए डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वे ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की अंतिम तारीख 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप किसके दबाव में आ गए, या फिर क्या यह महज उनकी रणनीति है कि दूसरे देशों पर दबाव डालकर अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करवा ले। हकीकत में वो कोई टैरिफ नहीं लगाने वाले, क्योंकि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। हालांकि डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही उन्होंने बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। इन देशों में प्रमुख तौर पर बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ, तो जापान और दक्षिण कोरिया पर 25%, वहीं दक्षिण अफ्रीका पर 30%, जबकि सबसे ज्यादा टैरिफ म्यांमार और लाओस पर लगे हैं 40%। ये दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। इसे लेकर ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि ये देश अपने आयात करों में बढ़ोतरी करके जवाबी कार्रवाई ना करे। ऐसा करने पर ट्रंप प्रशासन आयात करों में और बढ़ोतरी कर देगा, जो उनके लिए और भी बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। ट्रंप की ये कार्रवाई आर्थिक जगत में तनाव बढ़ाने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये देश ट्रंप के टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या फिर से टैरिफ वॉर छिड़ेगी? और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन वास्तविक सत्ता सेना के पास ही रहती है। इस समय पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन सत्ताधारी दल पीएमएलएन के नेता और सरकार के ही मंत्री ये बात खुलकर बोलते हैं कि सरकार वो ही फैसले लेती है जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पसंद आते हैं। उनकी पसंद या नापसंद के आधार पर ही सरकार कोई काम कर रही है। लेकिन अब मुनीर पर्दे के पीछे सरकार चलाने की जगह खुद ही सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे भी पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच टकराव में जुलाई का महीना महत्वपूर्ण होता है। 48 साल पहले 1977 में 5 जुलाई को पहली बार पाकिस्तान में सेना प्रमुख जिया उल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था।
इसके बाद करीब 10 साल तक वहां चुनाव नहीं हुए। ऐसे में लग रहा है कि इस बार भी जुलाई का महीना पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का गवाह बनने वाला है और यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी मुनीर को इसके लिए हरी झंडी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह मुनीर से ज्यादा बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो चालें चल रही है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी संकट में है। मुनीर भी जिया की तरह खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करा सकते हैं और यही कारण है कि जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने मुनीर पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। जेल में बंद इमरान खान की भी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है। इमरान खान शहबाज शरीफ की सरकार के फेल होने पर खुश दिख रहे हैं। उन्हें जनता की बढ़ती नाराजगी में अपना फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुनीर के सत्ता में आने को लेकर जरूर वो चिंता में है। पाकिस्तान की सियासत को लेकर कहा जाता है कि वहां चीन और अमेरिका का जबरदस्त प्रभाव है। एक तरफ आसिफ अली जरदारी चीन के खेमे के माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ असीम मुनीर को अमेरिका के कैंप का माना जाता है। इसलिए अमेरिका भी जरदारी की विदाई चाहता है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा की चेतावनी की। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए उनके आरोप को खारिज कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ते हैं उन पर 10% का अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद से यह मामला और ज्यादा बढ़ गया और अब ट्रंप के आरोपों पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति लूला ने आगे कहा कि दुनिया बदल चुकी है। ब्रिक्स देश सिर्फ एक नया आर्थिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि वैश्विक व्यापार को केवल अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे व्यापारिक लेन देन डॉलर के बिना भी हो सके। लूला के इस बयान के बाद ट्रंप और उनके बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का बचाव किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोल्सोनारो को अकेला छोड़ दे। ट्रंप के इस बयान पर देश के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील एक संप्रभु देश है जो किसी के हस्तक्षेप या निर्देश को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं ट्रंप की चेतावनी पर दूसरे देशों के नेताओं ने भी चेतावनी दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ब्रिक्स किसी वैश्विक शक्ति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर वे आशावादी हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने के औजार के रूप में नहीं होना चाहिए, जबकि रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि रूस और ब्रिक्स का सहयोग एक साझा सोच पर आधारित है और यह कभी भी किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे चुनाव लड़ने वाले गेंडे की। जी हां, साल 1958 में ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में एक ऐसा चुनाव हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी है काकेरेको की, एक मादा गेंडे की जो साओ पाउलो चिड़ियाघर में रहती थी। उस समय ब्राजील की राजनीति भ्रष्टाचार और अक्षमता से लिप्त थी। लोग नेताओं से तंग आ चुके थे। इसी निराशा में स्टूडेंट्स और बुद्धिजीवियों ने मजाक मजाक में काकेरेको को सिटी काउंसिल के चुनाव में कैंडिडेट बना दिया। उनका कहना था कि अगर इंसान नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर एक गेंडा ही बेहतर है। काकेरेको के लिए मजेदार प्रचार हुआ। पोस्टरों में लिखा गया, वोट दो काकेरेको को क्योंकि ये बेजुबान है पर ईमानदार है। लोगों ने इस मजाक को गंभीरता से ले लिया। चुनाव में काकेरेको को करीब 1 लाख वोट मिले, जो कि किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा थे। तकनीकी तौर पर वो जीत गया था, लेकिन कानूनन एक गेंडे को पद नहीं मिल सकता था और इसलिए उसके वोट अमान्य कर दिए गए। यह सिर्फ मजाक नहीं था। काकेरेको की जीत ने दिखाया कि लोग नेताओं से कितने नाराज थे। यह घटना ब्राजील के इतिहास में एक मजेदार लेकिन गहरा संदेश देने वाली कहानी बन गई। काकेरेको 1962 तक चिड़ियाघर में रही, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए ब्राजील के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। ये गैंडा बनी एक मिसाल जो बताती है कि कभी-कभी सबसे अनोखा उम्मीदवार भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।